नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव, समीर, प्रीति और सुरभि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लंदन से है। लंदन में 14 साल की सिख लड़की से गैंग रेप हुआ है। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने नाबालिग लड़की से ये गैंग रेप किया। नाबालिग को अपहरण करने के बाद एक फ्लैट में बंद रखा गया। 300 सिखों ने आरोपी के फ्लैट पर धावा बोल दिया। फ्लैट के बाहर प्रदर्शन कर लड़की को वहां से छुड़ाया गया। सिखों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर कम उम्र की बच्चियों को फंसाने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। ग्रूमिंग गैंग के लोग कम उम्र की लड़कियों से पहले दोस्ती करते हैं और फिर उनका यौन शोषण करते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लैट में नाबालिग को रखा गया था। दूसरी तरफ 300 सिख वहां पहुंचे और किस तरह से उन्होंने इस नाबालिग बच्ची को छुड़ाया इस ग्रूमिंग गैंग के व्यक्ति के चंगुल से, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए। मनीष, एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है यूके में, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं और अलग अलग मूल के लोग हैं जो इस तरह के काम करते हुए पकड़े गए हैं, खासतौर पर ग्रूमिंग गैंग चलाते हुए। ये जो ताज़ा मामला है, इसमें ये व्यक्ति किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, इसकी पहचान हो पाई है क्या, और जानकारी इस मामले में? देखिए, लंदन में मौजूद करीब 200 से अधिक जो भारतीय मूल के सिख हैं, वो एक पाकिस्तानी व्यक्ति के घर जाकर और वहां पर उन लोगों ने बहुत कड़ा एतराज जताया था। और उन सब का ये आरोप है कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तानी है, उसने एक 15 साल की सिख लड़की को अपने घर में बुलाया और फिर जो ग्रूमिंग गैंग के नाम से पाकिस्तान पूरे यूरोप में बदनाम हो चुका है और खास करके ब्रिटेन में, लंदन में बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई और ज्यादातर मामले में पाकिस्तान के लोग शामिल दिखे थे। उसी तरीके का ये भी एक मामला सामने आया था, जहां पर कि वहां मौजूद सभी भारतीय सिखों ने का एतराज जताते हुए काफी नारेबाजी भी की। हालांकि बाद में जो पाकिस्तानी मूल के लोग थे, उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हथियार लेकर पहुंचे थे, जो कि सरासर गलत बात थी और किसी भी तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था की समस्या नहीं आई थी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आज की तारीख में लंदन में मौजूद पाकिस्तान के लोगों को लेकर खास करके ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को वो अपना शिकार बनाने के लिए अपने घर में बुलाते हैं या अपने दोस्तों के पास बुलाते हैं, बहला फुसलाकर और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और अब इसकी चपेट में एक भारतीय मूल की लड़की भी आई है। अब तक ज्यादातर ये घटना ब्रिटिश लड़कियों के साथ हो रहा था और ब्रिटिश जो नागरिक है या जो ब्रिटिश लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एतराज जता रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एक बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। भारत सरकार ने ईरान को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि अगले आदेश तक ईरान ना जाए। भारत सरकार ने यह सलाह दी है। ईरान में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं दिन पर दिन। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सड़कों पर लोग काफी उतरे हुए हैं और अब भारत सरकार ने भी कह दिया है कि अगले आदेश तक ईरान जाने से बचें। ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मदद के लिए दूतावास से संपर्क करें अगर आप ईरान में फंसते हैं तो। और ईरान पर अमेरिकी हमले के खतरे के बीच बड़ी खबर आ रही है। कतर में अपने सैन्य अड्डे को लेकर अमेरिका का निर्देश। अल उदैद बेस से कुछ कर्मियों को निकलने का निर्देश दिया गया है। पिछले साल ईरान ने, आपको याद होगा, इसी बेस पर हमला किया था। ईरान इजराइल जंग के दौरान अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का जवाब इसी एयरबेस पर हमला करके ईरान ने दिया था। और अब यह जानकारी आ रही है कि यहां से, अल उदैद बेस से, अमेरिका ने अपने कुछ कर्मियों को निकलने के निर्देश दिए। और ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने लिया फैसला, तुरंत ईरान छोड़े अमेरिकी नागरिक। ईरान के लिए अमेरिकी गाइडलाइन जारी। अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है और अमेरिका ने कहा है कि जो भी अमेरिकी नागरिक इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं, वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। तो देखिए, ईरान में लगातार हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के इरादे बता रहे हैं कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। और ऐसे में ये अहम खबर हमारे सामने है, जहां अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है।
अमेरिका की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस एयरबेस से, कतर के, जहां पर ईरान इजराइल जंग के दौरान ईरान की तरफ से अटैक किया गया था, वहां से कुछ अमेरिकी कर्मियों को एयरबेस छोड़ने का निर्देश दिया गया है। और ईरान में विरोध प्रदर्शन के 18वें दिन 28 शहरों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। पिछले 2 दिनों में यहां 12,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में हाहाकार मचा हुआ है। एक बार फिर यहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे और खामनेई सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोगों ने गाड़ियों और सरकारी बिल्डिंगों में तोड़फोड़ करने के बाद कई इमारतों में आग लगा दी। तेहरान की सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि सुरक्षा बलों के लिए उनको संभालना मुश्किल हो गया। सड़कों पर जहां भी नजर घुमाएंगे आपको प्रदर्शनकारी ही नजर आएंगे। ईरान के करमानशाह में प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम सुरक्षा बल हथियारों से फायरिंग करते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ईरान के 28 शहरों में खूनी संघर्ष से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों में ही 12,000 लोगों के नरसंहार का दावा किया गया है। इजरायल की खुफिया एजेंसी के लोगों को चुन-चुन गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी खबर सामने आ गई है। ईरान के यस शहर में सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। सुरक्षा बलों द्वारा गोली मार जाने के बाद प्रदर्शनकारी अपने एक साथी प्रदर्शनकारी को बचाने की कोशिश करते नजर आए। और करगिल पहुंची ईरान में विद्रोह की आवाज। बड़ी खबर, करगिल में खमेनी के समर्थन में प्रदर्शन हुआ और करगिल में अमेरिका विरोधी नारे भी लगे। ईरान में पिछले 16 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। विरोध की आग विकराल हो चुकी है। और इस बीच ये खबर जहां आपको बता दें, ईरान में विद्रोह की आवाज, करगिल पहुंच चुकी है। यूएस विरोधी भी यहां नारे लगे। ईरान आज अपने पहले प्रदर्शनकारी को फांसी देने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है। ये है इरफान सुल्तानी, जिसे ईरान ने फांसी की सजा का ऐलान किया है। अगर सुल्तानी को फांसी हुई तो ईरान में विद्रोह की आग और भड़कने की आशंका है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उसे फांसी की सजा सुना दी गई। आरोप है कि बिना सुनवाई ही सुल्तानी को फांसी की सजा सुना दी गई। माना जा रहा है कि फांसी देकर ईरान प्रदर्शनकारियों को सख्त संदेश देना चाहता है। इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दिए जाने की खबरों से राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने ईरान को कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि कोई रेड लाइन क्रॉस हो। अगर फांसी दी गई तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ईरान के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान को खुली चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर धंधे बंद कर दिए हैं और आगे भी ईरान में ऐसा ही करेंगे। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के करीबी अली लारीजानी ने कहा कि ईरान की जनता के हत्यारों की घोषणा करती है, जिसमें मुख्य हत्यारे ट्रंप और नेतन्याहू हैं। कोलकाता में ईडी रेड केस से जुड़ा हुआ अपडेट है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आईपैक रेड केस में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ईडी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि दोनों अफसरों ने रेड के दौरान जांच में बाधा डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और सामग्री को नष्ट किया। इससे पहले ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की थी और कहा था कि बिना हमारा पक्ष सुने कोई इस मामले में फैसला ना किया जाए। और कोलकाता में ईडी रेड केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। सुनवाई के दौरान ईडी ने टीएमसी के चुनावी डेटा लेने के आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने कहा कि आईपैक के दफ्तर से कोई दस्तावेज या उपकरण जब्त नहीं किए गए, उल्टे ममता बनर्जी ही पेपर और डिवाइस लेकर गई हैं। और रवि दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, कुल मिलाकर अब यह जानकारी सामने आ रही है कि ईडी ने कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए हैं, बल्कि आरोप यह लगाया गया है सीएम ममता बनर्जी पर कि वही पेपर और डिवाइसेस लेकर आईपैक के दफ्तर से गई हैं। ईडी ने यहां से कुछ जब्त नहीं किया है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और हाईकोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर?
देखिए, जस्टिस शुभ्रा घोष के कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग था, आज उसकी हियरिंग थी। दो मैटर यहाँ पे था। पहला मैटर ये था जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस ने ये पिटीशन डाली थी कि ईडी ने जो भी जब्त किया है उसका रिस्टोरेशन किया जाए। तो उसका जवाब में ईडी ने ये कहा कि हमने वहाँ पे कुछ जब्त नहीं किया है, कि इसका कारण ये है हम लोगों ने जो जब्त किया था वो सीजर लिस्ट में आने से पहले ममता बनर्जी हमारे हाथ से वो ले गई और उन्होंने अपने पास रख लिया, इसीलिए वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है। दूसरा मैटर यही था कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, जहां पे ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, फिर राजीव कुमार, फिर मनोज वर्मा, इनके खिलाफ केस होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बाधा डाले हैं। तो वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, पेंडिंग है, जिसके लिए राज्य सरकार ने, तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पे कैविएट डाली है कि ईडी का बस बात सुन के इसमें जजमेंट ना किया जाए, दोनों पक्ष सुना जाए। तो जस्टिस शुभ्रा घोष ने उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सिमिलर पिटीशन जो कि हाई कोर्ट में दिया गया है, वो सिमिलर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसीलिए उसका सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट में उसका सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कोई जजमेंट उस पर नहीं आता। अब ये हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई मैटर सिमिलर पिटीशन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में उसका जजमेंट हो जाती है, तो हाई कोर्ट में वो मैटर सुनने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है, वो हायर कोर्ट है। तो इसका मतलब अगर दो तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे एक मैटर को यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया, जो कि पहला मैटर था जहाँ पे ईडी को ये कहा गया था, आरोप लगाया गया था, उन्होंने एविडेंस लेके रखा, ईडी ने उल्टा कह दिया ममता बनर्जी को यहाँ पे पार्टी करना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी ने जो सारे फाइल्स है वो अपने साथ ले गई। और दूसरा मैटर ये है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका। कुल मिलाकर बड़ी बात तो यही निकलकर सामने आ रही है कि ईडी की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया है कि आईपैक के दफ्तर से जब वहां पर रेड मारी गई तो ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दिए बयान पर हंगामा मचा हुआ है। राज्य सरकार के ही एक मंत्री ने जहां बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है, वहीं बीजेपी ने सरकार पर तंज किया। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का ये वही सोशल मीडिया पोस्ट है जिस पर राज्य में हंगामा मचा है। हालांकि उनका अब भी कहना है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास न करें। हिमाचल सरकार में ही एक अन्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विक्रमादित्य के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है। ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। बीजेपी ने मामले को लेकर हिमाचल सरकार पर तंज कसा है। ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार के सामने ये बहुत बड़ा एक विषय है कि अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, नेता दुखी होकर के बयान कर रहे हैं। लालू फैमिली एक बार फिर चर्चा में है। मकर संक्रांति के मौके पर तेजप्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। क्या लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को माफ कर दिया? क्या तेज प्रताप की आरजेडी में वापसी होने वाली है? इन सवालों को हवा दी है इस तस्वीर ने। जिस बेटे को लालू यादव ने अपने परिवार और पार्टी से निकाल दिया था, आज उसी बेटे के दही चूड़ा भोज में लालू यादव भी पहुंचे। एक साथ एक सोफे पर लालू यादव और तेज प्रताप बैठे नजर आए तो बगल में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बैठे थे। इस दौरान लालू यादव ने तेज प्रताप के सियासी भविष्य की बेहतरी का आशीर्वाद भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बेटे से नाराज नहीं है। कल तेज प्रताप राबड़ी देवी के सरकारी आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ ही भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेज प्रताप ने तीनों को दही चूड़ा के भोज में आने का निमंत्रण दिया था। तेज प्रताप ने अपने दही चूड़ा के भोज का निमंत्रण बिहार की पूरी कैबिनेट को भी दिया था। तेज प्रताप के भोज में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए। और दिल्ली में दही चूड़ा के मौके पर पवन सिंह ने जबरदस्त समा बांधा। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बम्पर जीत की खुमारी अब भी चढ़ी है। मौका था मकर संक्रांति का, ऐसे में कार्यक्रम में पवन सिंह पहुंचे और गीत संगीत ना हो तो फिर दही चूड़ा का मजा पूरा कैसे होता।
पवन सिंह ने पीएम मोदी के बिहार चुनाव के दौरान लहराए गए गमछे की तरह ही लोगों के गमछे निकलवाए और चुनाव में हिट गाने से समा बांध दिया। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस दही चूड़ा कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, सांसद मनोज तिवारी और पवन सिंह के साथ बड़ी संख्या में बिहार के नेता शामिल हुए। उधर तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाने की बात कहकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। तो मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने एमपी के कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार की चिट्ठी के जवाब में ये बातें कही। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि तीसरी बार वो राज्यसभा में जाने का कोई इरादा नहीं रखते। ये मांग की है कि जो 17% मध्य प्रदेश के अंदर दलित समाज की आबादी है, उस आबादी को अगर प्रतिनिधित्व राज्यसभा में मिले तो ये 2028 के चुनाव में कांग्रेस को लाभ देगा। दिग्विजय सिंह जी का योगदान मध्य प्रदेश की राजनीति में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अप्रैल में दिग्विजय सिंह का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। क्या आपको दूसरी बार कांग्रेस ने राज्यसभा में भेज दिया जो आप बोल रहे हो मैं सीट छोड़ रहा हूँ? सीट छोड़ने वाली बात कहाँ से आई? पर सही मायने में ये निशाना कहीं और है। मेरे बेटे के हम उम्र कोई और आगे ना बढ़े, ये उसकी कवायद है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दिग्विजय सिंह जमीन की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नजर आ सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी हलचल है। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसके कारण हिंसा भड़क गई। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है नंदीग्राम की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी, जिसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इन तस्वीरों को देखिए। बीच सड़क पर एक बाइक धू-धू कर जल रही है और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भीम चरण मंडल नाम के कार्यकर्ता को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से धमकी दे रहे थे। आज बाजार से घर लौटने के दौरान उनकी पिटाई की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को झूठा करार दिया है और कहा है बीजेपी कार्यकर्ता भीम चरण मंडल सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता ने कुछ गलत नहीं किया है। एक बार फिर बीजेपी टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी की मांग है कि जल्द से जल्द अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। और यूपी के बरेली में 300 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें बुलडोजर की कार्रवाई के तहत गिराया जाना है। तस्वीरें बरेली के सीबीगंज क्षेत्र के खलीलपुर रोड की है, जहां उन अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए गए हैं जिन्हें गिराया जाना है। यहां सड़क चौड़ीकरण की योजना है, जिसके लिए सड़क के आसपास अवैध तरीके से बनाए गए 300 घरों और दुकानों को तोड़ा जाएगा। ये वैसे घर और दुकानें हैं जिन्हें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। लोगों से खुद ही मकान ढहा देने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा ना करने पर प्रशासन बुलडोजर चलाकर इन अवैध मकानों और दुकानों को गिरा देगा। 300 घरों को इसमें चिन्हित किया गया है। 12 मीटर की रोड के बाद जो दोनों तरफ का स्ट्रेच बचता है, उसमें लोगों ने अपने उसको पहले कच्चा बनाया, उसके बाद संभवतः उसे पक्का बनाकर इस समय पक्का अतिक्रमण कर लिया गया है। वहां पर जब रोड बनाने की कार्रवाई की गई और रोड की चौड़ाई को देखा गया अपने कागज और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो ये पाया गया कि दोनों तरफ उसमें अतिक्रमण है। विभाग द्वारा उसे चिन्हित कर लिया गया है। अब बहुत जल्द उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने घरों की जो दुकानों चिन्हित किया? 300 उसमें से जो है वो आवास और कॉमर्शियल एक्टिविटी, पीछे आवास है और आगे कॉमर्शियल एक्टिविटी है। पीड़ित परिवारों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। यूपी के अलीगढ़ में बीच सड़क पर महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि ये मारपीट सेक्स रैकेट में शामिल लोगों के बीच हुई थी। महिलाओं के बीच मारपीट का यह वीडियो यूपी के अलीगढ़ का है। सारसोल चौराहे के चौहान कॉम्प्लेक्स के पास उस समय लोग हैरान रह गए जब महिलाएं आपस में एक दूसरे से उलझ गई। मारपीट की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और हाथापाई कर रही युवती को अलग करती है। पुलिस ने मारपीट के मामले में 7 महिलाओं के अलावा 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं की मारपीट से पहले एक युवती की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें एक युवक अपने हाथ ऊपर किए रहता है और ब्लैकमेल का आरोप लगाकर वो उसे बेल्ट से मारती है। कुछ युवतियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन युवती आपे से बाहर होती है।
सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसके होश उड़ गए। पता चला कि मामले में शामिल लोग सेक्स रैकेट गैंग से जुड़े हैं जो अलीगढ़ में सक्रिय थे। पूछताछ में पता चला कि इस रैकेट में दिल्ली, अलीगढ़ और झारखंड की महिलाएं शामिल हैं। अलीगढ़ पुलिस ने एक दिन पहले बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सारसौल में 2 होटलों में भी छापामारी कर इस अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। और अब बात पाकिस्तान की साजिश की। जैश और लश्कर गठजोड़ से जुड़ी है ये खबर। बहावलपुर में लश्कर और जैश की बैठक हुई है जिसमें हाफिज का बेटा भी मौजूद था। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह टूट चुके पाकिस्तान के 2 आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद गठबंधन कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो लश्कर के बड़े आतंकियों को जैश के गढ़ में देखा गया। बहावलपुर में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के टॉप लीडर जमा हुए। इस बैठक में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद मौजूद था। लश्कर का डेप्यूटी चीफ सैफुल्ला कसूरी और आतंकी हफीज अब्दुल रऊफ मौजूद था। सूत्रों का यह भी कहना है कि जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसका डेप्यूटी रऊफ असगर भारत में आतंकी हमलों की योजना बना रहे हैं। एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आने वाले समय में जैश आईईडी हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से पर्दाफाश हुआ है कि जैश कमांडर कश्मीर में मौजूद आतंकियों को हमले के निर्देश दे रहे हैं। सीमा पार से जैश के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का काम भी किया जा रहा है। वही मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ मोहम्मद जैश का अमीर है। वो पाकिस्तान के युवाओं की भर्ती कर उन्हें जैश में शामिल कर रहा है और प्रशिक्षण के लिए आतंकी कैंपों में भेज रहा है। और गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। इस बीच आज सुरक्षा की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जम्मू पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। TV9 भारतवर्ष संवाददाता रमन सैनी की यह रिपोर्ट देखी। जम्मू में गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त चेक करने के लिए यूनियन होम सेक्रेटरी जो है वो इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि उनका काफिला इस समय अंदर जो कन्वेंशन सेंटर है जम्मू का वहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर एक बड़ी बैठक जो है वो यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो है वो लेंगे। उनके साथ साथ में जो IB के चीफ हैं तपन डेका वो उनके साथ में होंगे। साथ साथ में अगर हम कहें तो IB के डायरेक्टर DG BSF, DG CRPF, DGMO और तमाम जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी हैं वो इस समय इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर बाकायदा जो है एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का जो जांच है वो की जाएगी। हालांकि ये बैठक जो है वो गणतंत्र दिवस से ठीक पहले की जा रही है, लेकिन इसका मकसद है कि पूरे साल 2026 में आतंक विरोधी अभियान जम्मू कश्मीर में किस तरीके से चलाए जाएंगे, खासतौर पर बॉर्डर से होने वाली जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उनको किस तरीके से रोका जाएगा। और देश भर के गिग वर्कर्स के लिए राहत भरी खबर है। सरकार के दखल के बाद ऑनलाइन ऑर्डर से 10 मिनट डिलीवरी का नियम हटा लिया गया है। इससे स्विगी, जोमैटो समेत तमाम डिलीवरी बॉयज में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला उनकी सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा है। मुंबई से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिलीवरी बॉय हैं वो मैडम को बोलूँगा आप आगे जाएं और ये देखिए ये जो सामान दिया था वो सामान लेकर पहुंच गए हैं। हम इनसे बात करते हैं। भैया हम लोग एक टाइमर लगाकर देख रहे थे, आप तो 7 ही मिनट में आ गए, इतना चमत्कार कैसे कर दिया आपने? हम लोग जैसे वहाँ ऑर्डर पाते हैं तुरंत जस्ट लेके आते हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं, कितनी दूर से लेके आ रहे हैं? हनुमान नगर से। नीरज जी आप बाहर आए तो हनुमान नगर से आ रहे हैं जी। हनुमान नगर कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। 1 किलोमीटर। कितना सिग्नल पड़ा होगा? सिग्नल कोई नहीं पड़ा है। सिग्नल नहीं पड़ा। रोड का काम तो चल ही रहा है, मेट्रो का चल ही रहा है लेकिन फिर भी। मोटरसाइकिल कौन सी है आपकी? मोटरसाइकिल इलू इनो है, बैटरी वाली। इलू जी। अच्छा ये इलू मोटरसाइकिल जो है वो बैटरी वाली, उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड वही 20 का है। 20 किलोमीटर 1 घंटे में। लेकिन आप 6 मिनट में पहुंच गए यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आप 27 माला लिफ्ट, आपको लिफ्ट खाली मिल गई? खाली था। और खाली नहीं मिलती तो क्या होता? लिफ्ट का इंतजार करते 2-3 मिनट? हाँ करते। कस्टमर चिल्लाते हैं आप पे? नहीं। तो देश भर में गिग वर्कर्स के लिए राहत भरी खबर के बीच हमने कई रियलिटी चेक किए। अब देखिए भोपाल से रिपोर्ट। कितनी दिन में कितनी आप पार्सल डिलीवर कर देते हैं? 25 से 30 अच्छा समथिंग हो जाता है। अभी हमने ऑर्डर किया, 9 मिनट में आप लेकर आ गए। आप लोगों पर कितना दबाव रहता है इसका ऑर्डर प्लेस करने का कि भाई 10 मिनट के अंदर ही आपको ऑर्डर प्लेस करना? वैसे दबाव तो सर नहीं रहता क्योंकि कोई टाइमर नहीं होता उसमें, अपने ऊपर रहता है जितनी भी देर में अपन डिलीवर कर दें। और अभी जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है कि आप कोई वर्क जो ड्यूरेशन है
उसका कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि 10 मिनट के अंदर ही करना है। आप अपना समय ले सकते हैं, क्योंकि कई बार हम आपको जल्दीबाजी में देखते हैं जाते हुए कि भाई जल्दी से हमें अपना सामान पहुंचाना है अपने कस्टमर तक। तो इस सरकार के इस फैसले पर क्या कहेंगे? सर पर्सनल चॉइस होती है वो तो राइडर्स की अपनी, के कंपनी ऐसा कुछ नहीं बोलती टाइम के आपको 10 मिनट के अंदर ही, बट वो एक सिस्टम ऐसा है जैसे टारगेट होता है। जैसे आप 500 रुपये की डिलीवरी करते हो तो आपको 150 रुपये या 200 रुपये इंसेंटिव मिलता है। आज राजस्थान में 1500 कनिष्ठ अनुदेशकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। कड़ाके की ठंड में 3 दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के पास जब TV9 की टीम पहुंची तो कुछ देर बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। राज्य सरकार की जयकार कर रहे ये राजस्थान के युवा हैं, जिनके रोजगार की राह में आई अड़चनें खत्म हो गई हैं। राज्य में अब इनके कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। सैकड़ों युवा आज मंत्री के बिश्नोई के बंगले पर धरना दे रहे थे। TV9 भारतवर्ष की टीम जब मंत्री के बंगले पर पहुंची तो उसके बाद के बिश्नोई ने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और सभी युवाओं को हाथों हाथ नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, जिसके बाद अभ्यर्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनका आदेश जारी करवा दिया है, जिस नियुक्ति पत्र के बाद में ज्वाइनिंग का जो ये लगातार एक डिमांड कर रहे थे कनिष्ठ अनुदेशक। बताया जाता है कि 2024 में निकाली गई भर्ती को लेकर 1500 अभ्यर्थियों का चयन 25 सितंबर 2025 को हुआ था, लेकिन पदस्थापन आदेश बाकी थे। विभाग के कई चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सैकड़ों युवा कड़ाके की सर्दी में जयपुर के झालाना स्थित RSLDSC कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। 3 दिनों तक धरने पर बैठने के बाद आज उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर 1 की गद्दी हासिल कर ली है। सैंतीस साल की उम्र में विराट कोहली एक बार फिर से वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। विराट का यह कमबैक खास इसलिए भी है क्योंकि वो जुलाई 2021 के बाद पहली बार नंबर 1 पोजीशन पर लौटे हैं। वडोदरा वनडे में एक समय भारत को 300 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुश्किलें आ रही थी, लेकिन कोहली ने अपनी धाक जमाकर मुकाबला अपने नाम कराया। कोहली ने 91 गेंदों पर 93 रनों की जुझारू पारी के दम पर मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। पिछले 5 वनडे में विराट कोहली का बल्ला जमकर चला है। अगर देखें तो विराट ने पहली बार अक्टूबर 2013 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। अब तक वो 825 दिन नंबर 1 पर रह चुके हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है। वहीं ICC की ताजा रैंकिंग में हिटमैन रोहित शर्मा को नुकसान पहुंचा है। हिटमैन रोहित शर्मा को 2 स्थान का नुकसान हुआ है। अब वो तीसरे स्थान पर हैं। उनका रेटिंग अंक 775 है, जबकि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। और कोलकाता से आज भीषण आग लगने की एक घटना सामने आई है। कैसे हुआ यह हादसा, इस रिपोर्ट में देखिए। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में बड़ा इलाका इसकी चपेट में आ गया। हादसा कोलकाता के बीबी गांगुली स्ट्रीट पर हुआ। यहाँ एक बहुमंजिला इमारत में मौजूद एक फर्नीचर की दुकान में आग लगी थी। फर्नीचर का सामान होने की वजह से आग तेजी से भड़की। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते ये एक दुकान से दूसरी दुकान तक फैलने लगी। आग लगने की इस घटना में कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तुरंत फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बड़े इलाके में फैल चुकी थी। पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। लोग दहशत में इधर उधर भागते दिखे। आसपास मौजूद दुकानों के कर्मचारी अपना सामान निकालने की कोशिशों में जुट गए। जिस दुकान में आग लगी थी उसके पास घनी आबादी वाला इलाका भी है। ऐसे में रिहायशी इलाके में आग फैलने की आशंका बढ़ गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी रहीं। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। जिस समय आग लगी उस वक्त सभी दुकानें खुली हुई थी और बहुत से लोग बाजार में मौजूद थे। गनीमत रही कि हादसे की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ।